हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे रमन प्रभाव की व्याख्या के बारे में। इसके पहले क्लास में हमने रमन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं चिरस्मर सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। हम जानते हैं कि जब किसी परमाणु या अणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ऋणावेशों के केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धन आवेशों का जो केंद्र होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है। जब किसी परमाणु या अणु को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो ऋण आवेश है उसका जो केंद्र है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और धन आवेशों का जो केंद्र है पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है। परमाणु तथा अणु के ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेशों के इस विस्थापन के फलस्वरूप अणु में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा अणु की ध्रुवणता अल्फा है तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा ρ = अल्फा E। जहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, जहाँ E आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरण है। E जो है वो आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसकी आवृत्ति होगी म्यू के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि संतुलन अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है तो E = होगा अल्फा E0 sin 2 पाई म्यू टी। यदि द्विपरमाणविक अणु की परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काल्पनिक गति को गणना में लिया जाए, यदि द्विपरमाणु अणु की परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काल्पनिक गति को गणना में लिया जाए तो अणु की ध्रुवीयता वो भी बदलेगी। साम्यावस्था से अल्प विस्थापन x होने पर ध्रुवणता निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है। अल्फा = होता है अल्फा नॉट प्लस बीटा x अपॉन अल्फा। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ अल्फा नॉट है साम्यावस्था में ध्रुवणता, बीटा = होगा विस्थापन के साथ ध्रुवणता परिवर्तन की दर और अल्फा होगा कंपन का आयाम। A = होगा कंपन का आयाम। तो सरल आवर्त गति कर रहे अणु का विस्थापन x को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो x = होगा अल्फा A sin 2 पाई म्यू नॉट टी। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4, जहाँ म्यू नॉट है अणु की काल्पनिक आवृत्ति। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 था हमारा अल्फा = अल्फा नॉट प्लस बीटा x अपॉन अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा = हो जाएगा अल्फा नॉट बीटा x की वैल्यू रख देंगे हम A sin 2 पाई म्यू नॉट टी अपॉन में A। तो A और A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा sin 2 पाई म्यू नॉट टी। तथा समीकरण 2 से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा P = अल्फा नॉट E0 sin 2 पाई म्यू टी प्लस बीटा E0 sin 2 पाई म्यू टी sin 2 पाई म्यू नॉट टी। तो अल्फा नॉट E0 sin 2 पाई म्यू टी 2 पाई म्यू टी प्लस हाफ बी E0, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई म्यू माइनस म्यू नॉट टी माइनस cos 2 पाई
म्यू प्लस म्यू नॉट टी। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा हाफ बी ई नॉट कॉस 2 पाई म्यू माइनस म्यू नॉट ब्रैकेट पे टी माइनस कॉस 2 पाई म्यू प्लस म्यू नॉट टी। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। उपरोक्त समीकरण 5 से स्पष्ट है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आवृत्तियां म्यू इक्वल टू होगा आपतित विकिरण की आवृत्ति और म्यू माइनस म्यू नॉट तथा म्यू प्लस म्यू नॉट से दोलन करता है। यहाँ पे जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आवृत्ति है म्यू, आपतित विकिरण की आवृत्ति जो कि म्यू माइनस म्यू नॉट तथा म्यू प्लस म्यू नॉट से दोलन करता है। तो म्यू माइनस म्यू नॉट तथा म्यू माइनस म्यू नॉट आवृत्तियां रमन प्रकीर्णन में क्रमशः स्टोक तथा प्रति स्टोक रेखाएं प्रदान करती है। इस प्रकार रमन हटाव होगा डेल म्यू इक्वल टू म्यू माइनस ब्रैकेट पे म्यू माइनस म्यू नॉट। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू प्लस म्यू नॉट माइनस म्यू, तो यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट जो कि द्विपरमाण्विक अणु की काल्पनिक आवृत्ति के बराबर है। यदि अणु की घूर्णन गति को गणना में लिया जाए तो अणु के घूर्णन के कारण आपतित विकिरण के विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष अणु का द्विविन्यास है वो बदलता है, जिसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न दिशाओं में अणु की ध्रुवणता जो है वो भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अणु की ध्रुवणता जो समय के साथ बदलती है। चूँकि पाई कोण से घूर्णन होने पर अणु इस अवस्था में वापस आ जाता है जिससे ध्रुवणता ठीक पहले के बराबर होता है। अतः ध्रुवणता परिवर्तन की दर घूर्णन दर की दुगुनी होती है। यदि घूर्णन आवृत्ति म्यू आर है तो ध्रुवणता निम्न प्रकार से व्यक्त की जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई 2 म्यू आर टी। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 2 से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा। समीकरण 2 था हमारा E इक्वल टू अल्फा ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी। तो समीकरण 2 से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा P इक्वल टू अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी प्लस बी डैश ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी साइन 4 पाई म्यू आर टी। ये हो जाएगा अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी प्लस हाफ बी डैश ई नॉट, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई म्यू माइनस 2 म्यू आर टी माइनस कॉस 2 पाई म्यू प्लस 2 म्यू आर टी। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7। उपयुक्त समीकरण 7 से स्पष्ट है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आवृत्तियां म्यू इक्वल टू आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू माइनस 2 म्यू आर तथा म्यू प्लस 2 म्यू आर से दोलन करता है। स्पष्ट है कि रमन प्रकीर्णन में स्टोक एवं प्रति स्टोक रेखाओं की आवृत्तियां म्यू माइनस 2 म्यू आर एवं म्यू प्लस 2 म्यू आर होगी, अर्थात रमन हटाव होगा डेल म्यू इक्वल टू म्यू माइनस 2 म्यू आर या म्यू प्लस 2 म्यू आर माइनस म्यू। तो ये हो जाएगा 2 म्यू आर जो कि अणु की घूर्णन आवृत्ति का दुगुना है। सेकेंड होगा क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। रमन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत द्वारा भी की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्रोत से विकिरण का उत्सर्जन कोई भी सोर्स से रेडिएशन का एमिशन फोटॉन या क्वांटा के रूप में होता है और प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो एच म्यू होती है, जहाँ एच प्लांक नियतांक तथा म्यू प्रकाश की आवृत्ति है। जब विकिरण किसी प्रकीर्णक पदार्थ पर आपतित होता है तो फोटॉन पदार्थ के अणुओं से टकराते हैं और इस प्रकार के संघट में निम्नलिखित 3 संभावनाएं होती है। फर्स्ट होगा संघट के दौरान
फोटॉन की जो ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहे, अर्थात न तो ऊर्जा कम हो और न ही ऊर्जा बढ़े। इस स्थिति में विकिरण केवल प्रकीर्णित हो जाता है तथा प्रकीर्णित प्रकाश में अपरिवर्तित आवृत्ति की स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती है और जिसे रैले रेखा कहते हैं। इसकी तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है। यहाँ पे रैले रेखा को दिखाया गया है जिसमें एच म्यू फोटॉन की एनर्जी है वो आपतित होती है। ये है स्टोक रेखा और ये वाला हो गया प्रतिस्टोक रेखा। सेकेंड है, संघटन के दौरान फोटॉन अपनी कुछ ऊर्जा डेल ई अणु को दे देता है तथा स्वयं कुछ कम ऊर्जा एच म्यू के साथ प्रकीर्णित हो जाता है। इस स्थिति में एच म्यू वन इक्वल टू होगा एच म्यू माइनस डेल ई, अतः प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति म्यू वन आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू से कम होती है। थर्ड है, यदि फोटॉन उत्तेजित अवस्था में अणु से टकराता है तो संघटन के दौरान फोटॉन अणु से कुछ ऊर्जा डेल ई ग्रहण कर लेता है। यदि फोटॉन है उत्तेजित अवस्था में अणु से टकराता है तो संघटन के दौरान फोटॉन अणु से कुछ ऊर्जा डेल ई ग्रहण कर लेता है तथा बढ़ी हुई ऊर्जा एच म्यू टू के साथ प्रकीर्णित हो जाता है। इस स्थिति में होगा एच म्यू टू इक्वल टू एच म्यू प्लस डेल ई। इसके आगे हम रमन प्रभाव का उपयोग देखते हैं। रमन प्रभाव का मुख्य उपयोग अणुओं की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए द्विपरमाणु अणु के रमन वर्णक्रम के विश्लेषण द्वारा हम उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। जो रमन प्रभाव का मुख्य उपयोग है वो अणुओं की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि द्विपरमाणु अणु के रमन वर्णक्रम के विश्लेषण द्वारा हम उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। जिन अणुओं में परमाणुओं के बीच आबंध बल प्रबल होता है उनकी काल्पनिक आवृत्ति अधिक होती है तथा परमाणुओं के बीच बल उनके बीच आबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। सहसंयोजी अणुओं जैसे O2, N2, H2 आदि में नाभिकीय दोलनों के कारण ध्रुवणता में प्राप्त अंतर आ जाता है जिसके फलस्वरूप तीव्र रमन रेखाएं प्राप्त होती है। इसके विपरीत आयनिक आबंध वाले अणुओं में नाभिकीय दोलनों के फलस्वरूप ध्रुवणता में बहुत कम परिवर्तन होता है जिससे कोई रमन रेखा प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार द्विआबंध वाले अणु की आवृत्ति एकल आबंध वाले अणु की आवृत्ति की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार रमन रेखाओं की आवृत्ति व तीव्रता ज्ञात होने पर आणविक संरचना ज्ञात करने में सहायता मिलती है।